डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं आपका 12th क्लास का चैप्टर कर रहे थे हम लोग, तो 12th क्लास का स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है, अल्कोहल कॉलम। ओके, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो आप लोग का सेकंड चैप्टर है ना ऑर्गेनिक में। और ओवरऑल बोलोगे सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, सीजी वाले भी वही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर होता है, उसमें उसको भी अलग से बनाऊंगा मैं। आप धीरे धीरे सब चैप्टर लेके आऊँगा, डोंट वरी। तो ये अभी जो आज का ये फोर्थ पार्ट है इसका। ठीक है, 1 2 3 बना चुका हूँ। 1 और 2 में आप लोग को क्या है, अल्कोहल के बारे में बताया था। और जो पार्ट 3 है वो पूरा फिनॉल के बेस पे है। ठीक है, फिनॉल हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, ऑल दिस थिंग इज देयर। ओके, तो आप सबसे पहले जाके इसे फॉलो कीजिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा, तो 1 बाय 1 आपका स्टार्ट तैयार होते रहेगा। ओके, सेम चीज़। तो आप क्या कर स्टार्ट करने वाले हैं, ईथर स्टार्ट करते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा कीजिए। ओके, ईथर ये हो गया। ईथर और एस्टर में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आर, देखो एस्टर किसको बोलोगे, जिसके देखो ये भी होता है सेम चीज। देखो ये आर है और ये आर है। ठीक है, बीच में यदि सी द कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो उसको बोलोगे एस्टर। ओके, यदि इसके बीच में डायरेक्टली लिंक है किससे, ऑक्सीजन से, डाइवेलेंट है ऑक्सीजन यहाँ पे। ओके, तब इसको क्या बोलना, ईथर बोलना। चाहे ये कोई भी आर हो सकता है, इधर सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब ये दोनों का वर्ड जो बोल का अभी बताऊंगा मैं आप लोग क्यों बोल रहा हूँ। ओके, तो देन लेट्स सी द ईथर फर्स्ट। तो ईथर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट वन डाइवेलेंट ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन कंटेंट क्या रहेगा। एस्टर क्या करता है, दो ऑक्सीजन होता है उसमें। ठीक है, एक कार्बोनिल का और एक खुद ओ आर। तो ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू मोनोवेलेंट एल्काइल ग्रुप। यही मतलब है जो अभी बता रहा था, टू मोनोवेलेंट मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन कितना डबल बॉन्डेड है। तो ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है इससे, उसी चीज़ को बोल रहा है मोनोवेलेंट एल्काइल ग्रुप। विच कैन बी सेम आर डिफरेंट। तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यदि सेम हुआ तो उसको बोलोगे सिमेट्रिकल एल्किन, और यदि डिफरेंट हुआ, आर डेस लगा देता हूँ इसमें, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन। दो टाइप के होते हैं इधर। ओके, और इसमें जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, वी शेप होता है इसका। वी शेप क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे वाटर में हो तो हुआ करता था ना, सेम इसमें भी होता है इथर में। सो दिस आर एराइल आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। देखो एराइल क्या बोलना चाहता है, ये दिस आर एराइल आर अल्काइल डाई अल्काइल। एराइल बोल दो या डाई अल्काइल बोल दो, डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर में क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है ना वाटर, सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका भी वाटर का। तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, इसमें आर होता है। आर होता है, या तो फिर इसमें फिनाइल ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग जिसको आप लोग बोल रहे हो वो होता है। ठीक है, ऑफ वाटर, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि दिस आर एराइल एंड डायराइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n+2 ऑक्सीजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोलोगे आप लोग, देखो C2H5O एंड बगल में क्या होगा C2H5O। यदि सिमेट्रिकल है, इधर भी CH2H5 है और इधर भी CH2H5 है, इसका मतलब दोनों साइड से में बैलेंस है, तो उसको बोलना सिमेट्रिकल एल्किन। यदि डिफरेंट डिफरेंट होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है, चाहे इसकी जगह बेंजीन रिंग हो या आर हो या कुछ भी हो, तब उसको क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। तो ये हो गया ईथर का फॉर्मूला पूरा। ठीक है, अब इसके नॉमेनक्लेचर में आते हैं कि ईथर को कॉमन नेम में कैसे इसको आप प्रोनाउंस करोगे, और IUPAC में कैसे आप प्रोनाउंस करोगे। IUPAC नेम ये वाला है। ओके, IUPAC का बेसिक देखना है तो ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट में जाना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको IUPAC बेसिक्स में बता चुका हूँ, तो आप उसको जाके देखिएगा। ठीक है, तो IUPAC का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, IUPAC नेम जो भी होगा। तो ईथर्स आर नेम्ड एज अ एल्कोक्सी एल्केन। ईथर कॉमनली कैसे इसका नाम लिया जाता है, एल्कोक्सी। जैसे कि ये आर है इसके पास, ये ओ है, और यहाँ पे मान लो CH3 है या कुछ और चीज़ है, एल्केन होगा ना, कोई भी चीज़। तो ये आर हो गया और ये ओ हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी, इसको एल्कॉक्सी क्यों बोल रहा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है ये। एल्कॉक्सी इथेन बोल रहा है, देखो, या इथेन बोलो, सॉरी मेथेन बोलो, या सिर्फ क्या बोल रहा है ये ORO। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, एल्कॉक्सी इथेन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रटा जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसका नाम लेके देखते हैं, C2H5O C2H5O। तो इसको क्या बोलोगे, सबसे पहले इसको पकड़ लेना। ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको आप, इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन वाला इसलिए। अब इधर जितना भी कार्बन वाला होगा, जैसे कि मीथेन होगा मान लो, जैसे ऑक्सीजन है और ये आपका इस टाइप का हो गया, तो इसको क्या करोगे आप लोग, इथॉक्सी बोलोगे। और एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ प्लस एन, मिथेन, ये होगा ना, तो इसको क्या बोलोगे, इथॉक्सी मीथेन।
इसका क्या बोलोगे, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, एथॉक्सी मीथेन इसका हो गया। अब इसका क्या बोलोगे, एथॉक्सी इथेन बोलना, क्योंकि दो कार्बन वाला एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे। उसके बाद फिर इधर देखो, अब ये क्या होगा, देखो CH3 है और O है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लकीर खींच लेना, या जैसे भी आप लोग माइंड में रख लेना। तो इसी को, इस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलोगे, मेथॉक्सी, क्योंकि CH3 O से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेथॉक्सी। और इधर जितना कार्बन होगा उसको काउंट करके क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। अब एरोमेटिक वाला देख लो क्या बोलते हैं। एरोमेटिक में यदि कोई OCH3 इस टाइप का ग्रुप जुड़ा रहेगा तब उसको बोलना एनिसॉल, कॉमन नेम है इसका एनिसॉल, यही फेमस है ज़्यादातर। तब इसको क्या बोलोगे, मान लो अब इसको आपको सेम लेना है, इस टाइप से लेना होगा तो कैसे करोगे, ये क्या होता है मेथॉक्सी, और इसको क्या बोलते हैं बेंजीन, तो क्या होगा मेथॉक्सी बेंजीन। सेम इसका नाम, इसके फिनोटोल तो इसको कॉमन नेम है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, देखो कैसे गिनोगे, कार्बन एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कार्बन कैसे गिना होगा आप लोग, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इथेन हुआ कि नहीं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का वैकेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, इथेन हुआ कि नहीं, जैसे इसमें था, ये देखो ये वाले में C2H5, तो वैसे ही होगा। इसको क्या बोलोगे, एथॉक्सी, इसको बोलोगे बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। गॉट इट। एक और है इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इथॉक्सी आएगा, इथॉक्सी आएगा ना, यहाँ से आता है इथॉक्सी होगा। अब इसके बाद इसका नंबरिंग करना पड़ेगा, देखो किस टाइप का है ये, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद CH2 और इसके बाद CH, और यहाँ पे दो कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3 मतलब सेकेंडरी है ये, ओके। तो नंबरिंग यहाँ से करना, यहाँ से करने की जरूरत नहीं नंबरिंग, तो उसके बाद क्या करोगे, 1 2 बस हो गया, और इसको बोलोगे तो 3 बोल दो, चलो, क्योंकि लॉन्ग चेन चाहिए अपने को। तो ये हो गया एथॉक्सी, फाइन। उसके बाद 1 2, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी 2, टू बोल रहा है, दूसरे पोजीशन में क्या है, मिथाइल, और ये क्या है आपका, मेन चेन है, तो प्रोपेन बोलना है इसको। समझ में आ गया, 2 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन होगा इसका नाम। अब उसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ईथर बनाने का सबसे फेमस और सबसे वेल नोन मेथड कौन सा होता है आपका, विलियमसन सिंथेसिस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये भी लैब मेथड है, लैब में भी इसका इसी सेम टाइप का यूज़ करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो lab method describe is a crucial techniques used for the synthetic synthesis of both symmetrical and unsymmetrical ether. In this chemical process, an organic compound containing halogen group, halogen atom, जिसको बोलते हैं alkyl halide, is subjected to a reaction with the compound containing sodium and alkoxy group. सोडियम होना चाहिए उसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्सी ग्रुप, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, नाम याद रखना, ठीक है। देखो सोडियम एल्कोक्साइड लिखा है, उसी का स्ट्रक्चर है ये वाला। अब आपको ना जब लिखोगे तो जरूरी नहीं, इसको मत लिखना है, विलियमसन सिंथेसिस आए तो आपको जरूरत नहीं है इसको लिखने का, सिर्फ उसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होगा, रिएक्शन का स्टेटमेंट, इन वर्ड में लिखना उसको, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द SN2 अटैक, SN2 अटैक होता है इसमें, ओके। SN1 SN2 दो टाइप का होता है, SN1 SN2 मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड को कोई भी मैं कॉमनली इसलिए यूज़ नहीं करता, नहीं तो आप लोग क्या सोचोगे कि इसी का रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड हो सकता है, RX का रिएक्शन यदि आप किससे करवाओगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे, R कुछ भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक, एलोफैटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो ये बात को दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लो अपने। तो ये एल्किल हैलाइड को किससे रिएक्ट कराओगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे जो X ग्रुप होगा, देखो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो ये यहाँ से निकलेगा कि नहीं, तो यहाँ से X बाहर निकला, और किससे आके अटैच करेगा, Na से, तो NaX बाहर हो जाता है इसमें, बाकी ये कार्बोकेटाइन बना इसका। देखो SN2 मैकेनिज्म है, तो ये साइमल्टेनियसली होगा, कार्बोकेटाइन निकलेगा भी एक साथ, और इसका जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे आके अटैक भी करेगा, इसलिए इसको SN2 अटैक बोल रहे हैं। SN1 होता तो सबसे पहले वो एक सिंगल स्टेप में क्या बनाता, कार्बोकेटाइन बनाता, उसके बाद फिर कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकेटाइन पर अटैक करता।
इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म से क्या फॉलो करता है ये। तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ये डायरेक्टली आके अटैच हो जाएगा, ये वाला देखो। तो क्या मिल रहा है आपको, ईथर मिल रहा है इसमें। ओके, तो ये नोट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ओनली प्राइमरी एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स ईथर, वाइल टर्सरी एल्किल, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों देता है इसमें। तो ओके, तो वाइल टर्सरी एल्किल हैलाइड गिव्स एल्कीन, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड का आप यूज़ करोगे तो क्या मिलने वाला, एल्कीन मिलने वाला। इसका रीज़न ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, याद रखना इसको, देखो मैं नीचे सब बताया हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड बोलना, सॉरी क्या नाम बोलोगे इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, फिनॉल से बना है ना ये, इसलिए फिनॉक्साइड बोल रहा हूँ। यही तो सोडियम एल्कोक्साइड हुआ ना, ये भी सोडियम एल्कोक्साइड बोलो या सोडियम फिनॉक्साइड है यहाँ पे कोई भी। तो इसका एल्किल हाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, Na और X बाहर हो जाएगा इसमें, बाकी ये जो R होगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। सेम प्रोसेस होगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एल्कॉक्सी बेंजीन बन गया। ओके, लेकिन आपके पास यदि टर्सरी एथॉक्सी ग्रुप है, टर्सरी एल्कॉक्सी ग्रुप है, कोई भी एल्कॉक्सी हो सकता है इसमें, तो टर्सरी एल्कॉक्सी लिया हुआ है और इसका रिएक्शन किससे कराओगे, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से Na और Br बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलने वाला, ईथर मिलने वाला है। देखो मैं यहाँ पे जो नोट लिखाया था उसमें क्या बोला था, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, वाइल एल्काइल हैलाइड इज टर्सरी, देखो वाइल टर्सरी हैलाइड इज एल्काइल होगा तभी वो क्या देगा, एल्किन देगा। थोड़ा बात अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्सरी क्या चीज़ को लिया हूँ, एल्कोक्साइड को लिया हूँ। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड को यहाँ पे टर्सरी लिया हूँ, तो आपका कंपाउंड तो वही बनेगा, ईथर ही बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तब वो एल्किन में चेंज होगा। ये दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना इसको। तो सोडियम एल्कोक्साइड हुआ होगा, ब्रोमीन से करोगे तो एज इट इज रिएक्शन होगा जो अभी तक करते आ रहे हो आप लोग। खाली इसको Na को हटा के इसकी जगह क्या जोड़ दोगे, Cl जोड़ दोगे, जो भी ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद देखो टर्सरी, ये वाला टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये टर्सरी है ना। देखो टर्सरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक कार्बन जो है तीन अलग अलग, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तब उसको बोलते हैं टर्सरी। दो से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, एक से जुड़ा होगा तो प्राइमरी। इतना तो समझ चुके होगे अभी अभी तक। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, ठीक है, आप डायरेक्ट एन इस टाइप का मत कर देना, रिएक्शन होगा ये भी निकलेगा नो डाउट, लेकिन ये क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। ओके, ये बाहर निकलेगा और ये भी तो है, तो यहाँ ये वाला अल्कोहल और यहाँ का एक CH2 बाहर हो जाता है, H बाहर होता है, जिसी को बोल रहे हैं एथेनॉल बाहर होगा और NaCl बाहर होगा। अब बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा इसमें। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा और सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करोगे तो एल्कीन बनेगा। तो कन्फ्यूज होकर आप लोग इथर मत लिख देना। ये इसी घुमाता है। अब देखो ये वाला PMT में पूछा हुआ सवाल है ये। तो एल्किल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइथिल ईथर, अभी पढ़ाया विलियमसन सिंथेसिस, दैट्स ऑल। तो फ्रॉम अल्कोहल, अब फ्रॉम अल्कोहल से कैसे ईथर बनाएंगे, उसका मेथड है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है इसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यदि अल्कोहल में यदि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे आप तो वो ईथर में चेंज हो जाता है, पहले भी बताया था। तो विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ये किस पे डिपेंड करता है अपना, अमाउंट ऑफ अल्कोहल पे, टेम्परेचर पे और कंडीशन अप्लाई पे, आप उसको क्या कंडीशन दे रहे हो। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ यदि आप लोग 140 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 413 केल्विन बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, जब आप इससे रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या मिलेगा, सबसे पहली बात देखो क्या होता है इसमें, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। देखो मैं दूसरे उसका यूज़ करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ से OH बाहर निकला। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या निकाल लिया, H2O बाहर निकाल दिया, बचा क्या, वहाँ पे लिख दो, यहाँ से R बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, HSO4 बचेगा। ये देखो यही वाला कंपाउंड है ना यहाँ पे। फिर देखो क्या होगा, फिर फर्दर क्या हो रहा है, जो मिथाइल अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल है, ये फिर से इसमें से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2SO4 बाहर निकल रहा है इसमें। कैसे कैसे बाहर निकल रहा है, देखो ये वाला OH और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, एक मिनट, ये वाला यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा, H यहाँ का हो गया, एक H यहाँ का होगा तो H2 हो गया और SO4। ठीक है, तो मतलब जो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम आया था वो बाहर हो जाता है यहाँ पे। बाकी क्या बच रहा है देखो, यही बच रहा है ना आपके पास,
RO, इसका मतलब क्या होगा, ROR, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर बोलते हैं। ये एल्किन का नाम नहीं लिखा हूँ, भूल गलती नहीं करना, ठीक है, ये अलग रिएक्शन है ये वाला, ओके। तो ये क्या होता है, ईथर होता है और ये H2SO4 बाहर हो जाता है रिएक्शन से। तो कंक्लूजन क्या होगा, जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है आपका 140 पे रिएक्ट करोगे तो ईथर मिलेगा। और लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्या बोल रहा हूँ, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिए 443 कर दिए तो वो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है और थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लिख लिख के याद करोगे तो याद होगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। और वहाँ पे जैसे टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे थे ना, तो एल्कीन में चेंज हो रहा था, सेम। अब और क्या लिया देखो, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल लिया है। जब इसको एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या मिलेगा, डाईथील ईथर। ये तो एकदम ईजी है, नो डाउट। यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना, ठीक है। ये चीज़ है। अब नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, नोट मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एल्किन है एक प्रकार का। जब एल्किन का रिएक्शन किससे कराओगे, मर्क्यूरी एसीटेट के साथ। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी एसीटेट, इन दी प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल उसका डिसॉल्व करने का काम करता है। तब क्या हो जाएगा इसमें, ये सेम आपका वो क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, ओके। तो ये जो HgO है, HgO ये आके कम वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और बाकी ग्रुप जो होगा इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद, इसका रिएक्शन किससे करा है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो लास्ट पेज में लिख लो जो हमेशा बताते आया हूँ। तो ये किस में चेंज हो जाने वाला है आपका, ईथर में चेंज हो जाएगा। ये है ना COC, क्या हो गया, ईथर ही तो है, डबल बॉन्ड वाला। अब उसके बाद अब ग्रिकनॉल रिएजेंट से भी ईथर आपको मिलता है, ठीक है, ईथर बनता है ग्रिकनॉल रिएजेंट से भी। तो यहाँ पे क्या लिया देखो, CH3 C2H5O C2H5Cl लिया हुआ है। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया हुआ है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मतलब वही ग्रिकनॉल रिएजेंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या क्या निकलेगा बाहर, जैसे सेम मेथड है जैसे मैं आप लोग को बताते आया हूँ अभी तक। तो इसको क्या निकाल देना आप लोग यहाँ से, Mg, ये Mg निकल गया, एक Br निकल गया और एक Cl निकल गया, बाकी इसको एज जोड़ देना यहाँ पे एज इट इज, सेम चीज़ हो गया, ठीक है। Mg, Br और Cl बाहर निकल जाता है इसमें। इसको क्या बोलोगे, मेथॉक्सीप्रोपेन, जैसा भी नाम लिए। और एक और रिएक्शन है, जब अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराओगे, डाईएजोमेथेन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहाइड्रोबोरेन, ठीक है, HbF4 होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, एस्टर बनता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है इसमें। तो चलिए अब क्या आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ द ether family, diethyl ether and dimethyl ether, they exist in a solid form while the remaining member are in solid form. Some aromatic ethers are solid. इसको पढ़ के जाना, हल्का सा रटने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो ethers have lower boiling point than their corresponding isomeric alcohol and due to the absence of hydrogen bonding, किसी भी का भी मतलब सॉल्युबिलिटी हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यदि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या क्या बोल सकते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी होगा इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा डेफिनेटली, ओके, वो भी बताऊंगा मैं आप लोग को। तो यहाँ पे लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसका जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता और उसको बॉइल्ड करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वीक बनता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है यहाँ पे, ठीक है। विच डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक अल्कोहल। तो अल्कोहल और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, अल्कोहल का होगा, रीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ईथर्स आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर एज शोन बिलो। अब इसके साथ देखो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है यहाँ का ईथर का ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियली सॉल्युबल होता है, कंप्लीट नहीं है। इसको यदि आप घोलोगे पानी में तो ईथर का जो डेंसिटी होता है ना वो कम होता है, तो वो ऊपर चले जाता है, मतलब 2 लेयर बनाएगा आपका। यहाँ लिखा भी है देखो, ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, लोअर लोअर ईथर आर हाईली वोलेटाइल एंड वेरी इन्फ्लेमेबल। तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, फिर से वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, ओके। रिएक्शन विद एच एक्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन
हैलाइड होता है। अब ईथर का रिएक्शन किससे कराओगे, हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आर एक्स बाहर निकला है, बाकी ये जो है ना ये वाला ग्रुप ये बाहर निकल गया है, कैसे बन के, आर ओ एच, एल्कोहल बन के, और बाकी क्या बच रहा है आपका, एल्किल हैलाइड बना रहा है ये। अब ये एरोमेटिक वाला है तो सेम रिएक्शन होने वाला है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ से टूटेगा, एक्स इसको मिल जाएगा, एच इसको मिलेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, फिनॉल मिलेगा। ओके, तो ईथर कंटेनिंग टू डिस्टिंक्ट एल्काइल, ether containing two distinct alkyl group undergo the cleavage through the same process, resulting in the production of a primary halide or smaller or less complex बोलना alkyl halide, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लॉस नहीं बोला, अच्छा लॉस कॉम्प्लेक्स एल्किल हैलाइड का लॉस होता है इसमें वाया SN2 मैकेनिज्म सेम होगा इसमें भी, ये भी रिएक्शन सेम है जो ऊपर बताया था, कोई अलग चीज़ नहीं है। So the order of reactivity of halogen halide is follow the HX, HI, HBr और HCl, जो अभी तक बताते आ रहा हूँ अभी आप लोग को शुरू पार्ट 1 से लेके। In ether, if one of the alkyl group is tertiary group, then alkyl halide form is a tertiary halide and by SN1 mechanism के थ्रू बनेगा भी, ओके। यदि इसका रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो क्या मिलने वाला है आपको, अल्कोहल मिलने वाला है, ओके। इसमें देखो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है, बाकी आई इसके साथ आके जुड़ जाता है, जैसे इसमें बना हुआ है। एनिसॉल ऑन क्लीवेज ऑफ HI, अब एनिसॉल को करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ, कि H क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, बाकी मेथाइल हाइड्रेट बाहर हो जाएगा, सेम प्रोसेस है इसी का, बस यहाँ पे क्या ले लिया, एरोमेटिक रिंग लिया हुआ है, यानी 2020 में पूछा है वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी देख लेना, वैसे कोई वो नहीं है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसको क्या बोलेंगे, जिसल मेथड बोलते हैं, याद रखना इसको, जिसल मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई या फाइंड आउट द नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप इन ए ईथर, ईथर के यदि टेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, लेबोरेटरी में, यदि कितना एल्कोक्सी ग्रुप है उसमें यदि पता करना है तो जिसल टेस्ट का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ईथर है जिसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करोगे तो एल्किन में चेंज हो जाएगा, ये तो बता चुका हूँ इस टाइप का रिएक्शन। ये भी सेम चीज़ पे भी और लिखा हुआ है, नोट अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटिंग द विथ हॉट KI, हॉट KI के साथ मिथाइल अल्कोहल बना रहा है, ये आपकी नीट 2013 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जब आप ईथर को टर्सरी ईथर को हॉट HI के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये मिथाइल मतलब टर्सरी वाला बनाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं ये वाला, ये टर्सरी, ठीक है। तो क्या बना देगा आपका, टर्सरी आयोडाइड बना देगा और मेथनॉल बाहर होगा इसमें, तो इसका यहाँ पे दिया हूँ इसका मैकेनिज्म, ठीक है, ये वाला सेम चीज़, स्लो प्रोसेस होगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा सबसे पहली बार, देन कार्बोकेटाइन आके कहाँ पे रिएक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन पर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, सेम चीज़ होता है, SN1 रिएक्शंस के थ्रू जा रहा है ये, ठीक है, जो ये वाला चीज़ तो ईजी है, बस देख लेना। अब इसमें देखते हैं हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, ये आपका ईथर है, कौन सा ईथर है, एथॉक्सी इथेन, इसको डार्क, दो कंडीशन है इसका, एक डार्क कंडीशन है और एक लाइट कंडीशन है, तो डार्क कंडीशन में क्या मिलने वाला आपको, अल्फा मोनोक्लोरो डाईथाइल ईथर, अल्फा मोनोक्लोरो का मतलब होता है ये वाला अल्फा ग्रुप है, ये वाला बीटा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, उससे जुड़ा वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, याद रखना, ठीक है, इसको कई क्लास में बता चुका हूँ मैं। तो क्या होगा, एक Cl जो होगा ना इसके अल्फा कहीं भी जोड़ सकते हो, जब दोनों का तो सेम है तो कहीं भी जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, तो ये क्या होगा, अल्फा मोनोक्लोरो डाइथिल ईथर, और HCl बाहर हो जाएगा इसमें। फिर ये क्या लिया है, दोनों सिमेट्रिकल ईथर है, यदि एक्सिस ऑफ क्लोरीन लोगे आप, ठीक है, और इन द मतलब सनलाइट में यूज़ करोगे तो जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 10 हाइड्रोजन है इसमें, तो सब के सबको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, तो क्या बना देगा, C2H5 Cl5, यहाँ भी Cl5, बाकी 10 HCl बाहर निकल जाएगा इसमें, इसी को क्या बोलते हैं, पर क्लोरोडाइथिल ईथर, ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन तो करवा ही दिया, और ये जो लिखा है ब्रोमिनेशन है, और क्या क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, अब पर्टिकुलर ब्रोमीन जुड़ेगा उसमें तो ब्रोमिनेशन बोलते हैं उसको, तो ब्रोमीन कैसे आ गई ये वाला, ठीक है, Br2 इन एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में क्यों मिलाते हैं, या एसिटिक एसिड बोलते हैं ना इसको, क्यों मिलाते हैं बताया हूँ लास्ट क्लास में, आप जाके उसको देखिए एक बार, ओके। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और इसी को यदि 3 ब्रोमीन ले लिए हम लोग, ठीक है ना, एक्सेस ब्रोमीन ले लिए तो क्या हो जाता है, एक ही जगह आके जुड़ जाता है, ये भी बताया था मैं लास्ट क्लास में,
तो गो थ्रू दैट। और उसके बाद फ्रेडरल काप रिएक्शन भी बता दिया मैं अल्कोहल वाला जब करा रहा था तो। ठीक है, दो टाइप का होता है। ठीक है, फ्रेडरल काप एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रेडरल काप मिथाइलेशन रिएक्शन। तो इसके पहचानने का मेथड कौन है, ये होगा एनहाइड्रस AlCl3 होगा और उसका रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ होगा। ठीक है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है लेकिन ये कॉमन है। तो आपकी क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जोड़ देना और बाकी क्या निकलेगा, HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब फिर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ा है इसलिए एल्काइलेशन बोला जाता है। यहाँ पे COCH3 एसेटाइल क्लोराइड लिया हुआ है तो COCH3 ग्रुप आर्थो पे और पैरा पे दोनों पे जुड़ेगा। ठीक, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा जितना भी पैरा, सब बताते जा रहा हूँ। हेलो एल्केन से लेकर अभी तक ये चल रहा है, देख लो, खाली कंपाउंड चेंज है यहाँ पे। यदि इसको भी गलती करके आओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। नाइट्रेशन में बताया हूँ, सोर्स ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप, कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर है नाइट्रिक एसिड। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दो, नाइट्रो जोड़ दो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा पोजीशन वाला, ड्यू टू द मिनिमम रिपल्सन। और उसके बाद ये वाला आप लोग का लिए होमवर्क है, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है आप लोगों को, इसको करिएगा आप लोग। और नहीं आएगा इनमें से कोई क्वेश्चन तो बताना मेरे को, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वाला जितना भी क्लास है अटेंड, इसको देखो इथर वाला और इसको बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा ये। ओके, सेम चीज़, बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो कमेंट करके पूछना, नहीं बना करके। और लास्ट इसका टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का, यूज़ है ईथर का। ठीक है, यूज़ ऑफ ईथर्स। तो ईथर आर कॉमनली एम्प्लॉयड एज फार्मास्यूटिकल एजेंट फॉर द इंडस्ट्रियल सॉरी इंड्यूसिंग द एनेस्थीसिया एंड एज ए केमिकल सॉल्वेंट इन वेरियस एप्लीकेशन। यूज़ किया जाता है इसको फार्मास्यूटिकल में और केमिकल सॉल्वेंट के रूप में बहुत सारे एप्लीकेशन के काम आते हैं। तो इसका जो एनेस्थीटिया मतलब जो इफेक्ट था या प्रॉपर्टी था उसको किसने ढूंढा था या किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर W मॉर्टन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट रिएक्शन मीडियम इन रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो यदि आप उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हो तो इस कंडीशन में यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले रहे हो तो आपको ना कोई ड्राई ईथर लेना ही पड़ेगा। ड्राई ईथर कोई अलग केमिकल नहीं है, ईथर ही होता है जिसको हम लोग ड्राई करते हैं, जिसमें मॉइस्चर फ्री किया जाता है उसको, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्यों लेते हैं इसमें ड्राई वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे लिथियम है, लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना। सेकंड ग्रुप में आता है कि नहीं, नहीं फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट में आता है, फर्स्ट ए में। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कभी भी। ठीक है, तो यदि मान लो इसको कोई मॉइस्चर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया तो कम्प्लीटली रिएक्ट कर देगा उससे और आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लिथियम ऑक्साइड या लिथियम हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड कुछ भी बना देगा ये। ठीक है, और आपको जो बनाना चाह रहे हो वो नहीं बनेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं कभी भी, और वो भी इनर्ट एटमॉस्फेयर में यूज़ किया जाता है। और लास्ट है इसका पॉलीएथर्स, जिसको बोलते हैं कार्बोवैक्स, आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इट। पॉलीईथर क्या होता है ना, देखो पहले क्या बोले थे हम लोगों ने ईथर का प्रॉपर्टी में, ईथर आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पॉली ईथर होगा कार्बोवैक्स, ये हाईली सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके साथ मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से वो कैपेबल हो जाता है उस वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ईथर ग्रुप है ना इसमें, इसीलिए। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, ईथर हो गया आपका पूरा, केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दिया। नेम रिएक्शन में याद रखना फ्रिटल का एल्काइलेशन को, हेलोजिनेशन मतलब समझा दिया मैं आप लोगों को, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ों को, ये काम आने वाला एग्जाम में आप लोगों के, कंपटीशन भी देने वाले हो तो इसको पढ़ के जाना, अच्छे से नोट्स बनाओ इसको देख के। ठीक है, मैं नोट्स यदि आप अपने हाथ से खुद बनाओगे तभी आप कुछ अच्छा सीख पाओगे। ठीक है, नहीं तो PDF देने में कितना टाइम लगेगा, मुझे 1 मिनट ही लगेगा। ठीक है, लेकिन PDF देना प्रेफर नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि आप PDF लेने के बाद पढ़ने वाले नहीं हो। चलो पढ़ेंगे 2 दिन पहले एग्ज़ाम के, ऐसा सोचोगे तो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ओके, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि कोई चीज़ सीखना है तो। ये ईथर बता दिया हो गया आपका। ठीक है, आपका फिनॉल तो बता ही दिया हूँ मैं लास्ट क्लास में, तो ये है इसका फिनॉल का पूरा चीज़। अच्छे से रिएक्शन को याद रखना, जितना भी नेम रिएक्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। कॉल्बे रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन, ये सब पूछा जाता है, सब पूछने वाला है, कहीं और से थोड़ा आएगा जी, आपकी बुक से सिलेबस से ही आएगा ना, और कहाँ से दे देगा। चलो कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ मतलब समझ में नहीं आते, लेकिन सिलेबस से आउट नहीं होता, वो दिया जाता है उसको ऐसा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा आप लोगों का, एल्डिहाइड कीटोन।
ये सब मैं लेके आऊँगा, ओके। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जो भी प्रेफर होगा मैं वो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।